सो वेलकम बैक टू द कैनवस क्लासेस एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और डीपीपी के क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले एल्कीन्स करेंगे, एल्काइंस करेंगे, उनके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने ढूंढे हुए हैं डीपीपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आज वी विल स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। द पर्सन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। तो आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो ज़िंदगी में टारगेट है, ये मत सोचना कि ये एग्ज़ाम जेईई नीट क्रैक करना इज़ द रियल टारगेट फॉर यू। रियल टारगेट उससे भी बहुत आगे है। आपको एग्जैक्टली अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है ज़िंदगी में। ये एग्ज़ाम्स आर जस्ट स्टेपिंग स्टोन्स और ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर जस्ट रिमूविंग दिस स्मॉल स्टोन्स टू रिमूव दैट बिग माउंटेन जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, राइट? ओके, वहाँ तक पहुँचने के लिए, नॉट कि सक्सेस को रिमूव करना है हमें। तो ये देखिए कि हमेशा कुछ भी बड़ा अचीव करना है, यू एटलीस्ट नीड टू स्टार्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतनी ज़्यादा चीज़ें करनी है, इतना कुछ करना पड़ेगा, कैसे होगा? होगा जब आप शुरू करोगे, कितनी भी दूर क्यों ना हो मंजिल, बट अगर पहला कदम ही नहीं रखा है तो कहाँ पहुँचने वाले हैं? ठीक है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टॉप वरिंग अबाउट कि कितना कुछ करना है एंड स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ वरिंग, क्या मैं ये 1 मिनट ये जो फालतू की चीज़ों को हटा के काम करना स्टार्ट करूँ, कुछ जो रेलेवेंट है, जो मेरे को कहीं लेके जाएगा। ठीक है, चलिए तो एल्कीन्स में लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, तो एल्कीन्स को पहला प्रिपेयर करने का मेथड आ गया आपका अल्कोहल्स के थ्रू। तो अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में से पानी निकालते हैं हम, है ना? अल्कोहल में से पानी कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे कि ये आपके पास अल्कोहल आ गया। अल्कोहल को हमेशा एसिडिक मीडियम में रखते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो OH है, ये आपका वाटर H पॉजिटिव पे अटैक करके, मतलब इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है अल्कोहल की, ये बन जाता OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो आप बोलेंगे सर एसिडिक मीडियम में क्यों करता है, बेसिक में क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, हमें इसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, दैट इज लाइक OH2। अब ये लीविंग ग्रुप जब बाहर निकलेगा, पानी बन के निकलेगा ये बाहर, तो ये अब पीछे क्या रह जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर? ये कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में देखिए एडजेसेंट पोजीशन से H पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग हमने H पॉजिटिव गेन किया था, अब हमें निकालना है। बट ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है रीअरेंज करके? यस। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, राइट। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर कुछ और भी अटैक करवाना तो बात अलग है, बट अब इसमें बगल वाली पोजीशन से यहां से आपका H पॉजिटिव निकलेगा और ये आपके पास बन जाएगा एल्कीन। अब आप बोलोगे सर ये एल्कीन तो यहां से भी बन सकती थी डायरेक्टली, मतलब इससे भी डायरेक्टली बन सकती थी। अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करने की जगह पे डायरेक्टली वो वाला H पॉजिटिव निकाल ही देते जिसको आपने शिफ्ट किया है, तब भी तो यही एल्कीन मिलनी थी। यस, तब भी मिलनी थी। बट हमेशा जब भी कार्बोकेटाइन बने, उसको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लेना, क्योंकि उससे और भी ऑप्शंस खुल जाती हैं। क्यों? जैसे कि ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड तो आया, पर अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? इस पोजीशन पे है, तो एडजेसेंट पोजीशन एक तो ये होगी, यहाँ से आपने H निकाल दिया, यहाँ से भी तो H निकल सकता था ना। तो इसके साथ एक जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो ये भी तो बन जाएगा। ठीक है, बट यस दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड वहां आना चाहिए जहां पर वो ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो इस तरह से आप अल्कोहल से वाटर निकाल के एल्कीन बना सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जो पानी निकालने में आसान, मतलब हेल्प करते हैं? जो रीएजेंट्स हमें लेने हैं, H3PO4 है। ठीक है, देन कंसंट्रेटेड H2SO4 आप ले सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ओके। और सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है और सबसे फास्ट वो होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, फिर उससे स्लो 2 डिग्री और उससे स्लो 1 डिग्री। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर तो डायरेक्टली 3 डिग्री अल्कोहल था, OH2 बन के निकला बाहर और तीनों तरफ बाकी, फिर ये कार्बोकेटाइन बन गया ना 3 डिग्री, फिर किसी भी एक तरफ से H पॉजिटिव निकाल दो और ये आपकी एल्कीन आ गई। यहाँ पर OH2 बना, निकला बाहर, तो POCl3 पीरिडीन की प्रेजेंस में भी आप ये करवा सकते हैं डिहाइड्रेशन।
ठीक है, तो यहाँ से OH चला जाएगा, बगल वाले से H चला जाएगा, ये निकल गए, सिंपल। नाउ सेकंड इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल एंड इवन मैकेनिज्म। जो मैं आपको पीछे जो कहानी सुना रहा था, इवन मैकेनिज्म, वो यही था, कार्बोकेटाइन वाला, एसिड कैटालाइज्ड, कि कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन के बाद आके जाके आपका एलिमिनेशन होगा, क्योंकि इवन में क्या होता है आपका, इट्स अ मल्टी स्टेप मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन के थ्रू होके जाता है, और कार्बोकेटाइन का बनना इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो अगर पूछा जाए कि हमारे पास 2-3 अल्कोहल हैं, कौन सबसे फास्ट डिहाइड्रेट करेगा, जैसे एक मान लीजिए ये है मेरे पास, एक मेरे पास ये वाला अल्कोहल है और एक मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, ठीक है, तो इनको मैं 1, 2, 3 मार्क कर देता हूँ। सबसे फास्ट या रेट ऑफ डिहाइड्रेशन मेरे पास क्या आएगा, तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है ना, तो सबसे फास्ट आपको कौन सा करेगा बेटा, सेकंड वाला, क्योंकि वो 3 डिग्री है। उसके बाद आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि वो 2 डिग्री है, और उसके बाद लास्ट आपका 3, क्योंकि वो 1 डिग्री है, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, तो दैट इज योर इवन मैकेनिज्म जो हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन प्राइमरी अल्कोहल्स एंड E2 मैकेनिज्म। देखिए अगर आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल में कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे होगा, जो हमने पीछे एग्जांपल भी लिया था, जैसे ये है, अब इसकी एलिमिनेशन करवानी है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे OH2 बनेगा और ये सब कुछ करके निकलेगा, नहीं, ये आपका वैसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर आपका ये OH2 बन के नहीं निकलेगा, देन व्हाट एल्स, यहाँ पर आप इसको एक ही स्टेप में निकालेंगे, मतलब यहाँ से OH जाएगा आपका, ठीक है, इस कार्बन पे OH लगा है और बगल वाले कार्बन पे H लगा हुआ है, ये दोनों इकट्ठे निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ऊपर आपको लिखा गया है H3PO4 है या एनहाइड्रस ZnCl2 है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 भी क्या करता है, उसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है, पर वो निकलेगा एक ही स्टेप में, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोनों एक ही स्टेप में निकलेंगे ये, और आपके पास यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल आपका E2 मैकेनिज्म से जाते हैं, जो कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अभी अगर E2 मैकेनिज्म को, चलो आगे हमने अल्काइल हैलाइड जब चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पर आपको डिटेल में आ भी जाएगा, क्योंकि वो ट्रांस डाइएक्सियल रिलेशनशिप होना चाहिए, वो सारी सारी कहानी आपको अल्काइल हैलाइड में अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना कि भैया 1 डिग्री अल्कोहल जो आपका E2 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेट होना प्रेफर करते हैं, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री जिनमें कंपैरेटिवली बेटर कार्बोकेटाइन बन सकता है, वो आपके कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म दैट इज E1 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेट होते हैं। देन हेलो अल्केन से कैसे बना सकते हैं, देखिए हेलो अल्केन को बोल दो टाटा बाय बाय अल्केन, है ना, तो हेलो अल्केन से हेलोजन को निकाल दो और एक्स निकाल दो, सॉरी एक्स निकाल दो और एच निकाल दो, मतलब HX का रिमूवल, दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, ठीक है। तो दिस इज सिंपली रिमूवल ऑफ HX। वही जैसे अल्कोहल में क्या होता है, OH और H निकालते हैं, यहाँ पर जैसे Br है, Br के बगल में ये वाला हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर ये वाला भी है, दोनों आइडेंटिकल है यार, किसी भी एक को निकाल दो, ठीक है। तो ये जो आपने Na पॉजिटिव OCH2CH3 ये लिया हुआ है, ये क्या है, ये भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H पॉजिटिव को निकालना। इन्होंने इस H पॉजिटिव को उठाया, H पॉजिटिव का जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो नीचे शिफ्ट किए और ये ब्रोमाइड बाहर गया, ठीक है, खटाक, तो स्ट्रॉन्ग बेस था। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है आपका E2 एलिमिनेशन हो जाती है, जो कि 1 स्टेप में होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो बेस ने H को उठाया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा, ये यहाँ गया, डन। अरे वाह, ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये एरो ऐसा बन जाएगा यार, ये तो मतलब ये तो आर्ट हो गया मतलब, राइट। देखिए ये आपका एल्कीन आ गया। नाउ व्हाट इज OTS, आप बोलोगे सर OTP तो सुना है हमने, पर OTS नहीं आया कभी। देखिए OTS इज टोसाइल, इट्स अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छे से निकल जाता है बेचारा ये बाहर जाके, क्योंकि बाहर जाके बड़ा स्टेबल होता है, वीक बेस बनता है ये। तो यहाँ पर आपके देखिए पोटाशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, ये भाई साहब एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये क्या करेंगे, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, तो इसके बगल से ही H पॉजिटिव को निकाल लेगा ये। नहीं तो ये फिर से जादू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव को निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, OTS बाहर जाएगा, यहाँ पर आपका एल्कीन आ गई। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपका बेस की प्रेजेंस में होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना वो बेस की प्रेजेंस में होते हैं, और एलिमिनेशन जो हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, SN1 SN2 के भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन में ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने होते हैं, तो ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है,
तो एलिमिनेशन जनरली थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट वन, जैसे ये है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से Br निकालेगा। अब देखो मज़े की बात क्या है कि H कहाँ से निकाला जा सकता था, यहाँ से भी निकाल सकता है, बगल में ये वाला भी है CH2H, ये वाला H भी निकाल सकता है, और ये वाला H, ये वाला भी है, 3 है। अब उस H को निकालेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बने। अगर इस H को निकालेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और इसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, डबल बॉन्ड ज़्यादा अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाइए। अगर ये वाला H निकालता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, पर ये वाली एल्कीन उतनी स्टेबल नहीं है क्योंकि ये कम हाइपर कॉन्जुगेशन करेगी। तो जब मल्टीपल हाइड्रोजन हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन निकालना है, और प्रेफरेबली 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकालना सबसे आसान होता है, फिर 2 डिग्री, फिर जाके 1 डिग्री। तो दैट इज द ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देन अल्कोहल का तो हमने पीछे पढ़ लिया था, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे आप ये वाला H भी निकाल सकते थे, ठीक है, ये वाला H भी निकाल सकते थे, दोनों H निकाल सकते थे। अगर मैं राइट साइड वाला H निकालूं तो मेरे पास जो एल्कीन आती है वो उतनी स्टेबल नहीं बनती। लेफ्ट वाला H निकालूं ये वाला मैं, तो मेरे पास 2 तरह की एल्कीन्स बन सकती हैं, सिस भी बन सकती है, ट्रांस भी बन सकती है, पर ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ट्रांस एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन के 2 तरीके हैं ना, E1 E2 मैकेनिज्म। अब देखो जैसे ये है, मैंने आपको पीछे जो बता रहा था मैं कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवरेबल होती है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है। अब जैसे ये भाई साहब हमारे पास एक 3 डिग्री ब्रोमाइड है, तो 3 डिग्री ब्रोमाइड, बेटा आपको पता है ना E1 का ऑर्डर क्या होता है, E1 भी आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को फॉलो करता है, 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और ये जो हमारा E2 है उसका ऑर्डर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। ओके, तो मतलब ये जो 3 डिग्री ब्रोमाइड है, अगर एलिमिनेट ही करना है तो ये E1 E2 दोनों को फॉलो कर सकता है ना। तो रिक्वायरमेंट इज कि E1 में आपको वीक बेस चाहिए होता है, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। तो चलिए पहला स्टेप क्या था, मान लीजिए हमारा पास वीक बेस है, तो वीक बेस में फिर हमारा E1 मैकेनिज्म आ जाएगा। तो उसमें पहला स्टेप होता है कि हैलाइड निकलता है बाहर, ठीक है, ब्रोमाइड बाहर निकला, दिस इज द स्लो स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले और चिपक जाए तो वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया SN1। और इसी कार्बोकैटायन से अगर आप एक H पॉजिटिव को निकाल दो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था वो तो सेम था, SN1 होना है या E1 होना है वो तो आगे की कहानी है ना, मतलब उसके पहले वाला जो स्टेप था वो दोनों के लिए कॉमन था। इसलिए जब भी E1 होता है थोड़ा सा SN1 भी होता ही है, बस वो टेम्परेचर वाली कहानी है कि मेजर एलिमिनेशन होनी है या सब्स्टिट्यूशन होनी है, वो थोड़ा टेम्परेचर और 1-2 फैक्टर्स और हैं जो डिसाइड करते हैं। बट जनरली ये दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं, E1 और SN1 दोनों इकट्ठे चलते हैं क्योंकि उनका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कॉमन था। जब तक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो रहा है इसी के ऊपर तो रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, और ये स्टेप कहीं से आपको भनक भी नहीं लगने दे रहा कि आगे क्या होना है, ये स्टेप दोनों का कॉमन है। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैकेनिज्म है, इसको अगर आप देखना हो तो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, वही केस चल रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही चल रही है। अब जैसे कहानी आई हमारे पास कि हमें चेयर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको चेयर फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपको जो आइसोमर है ये Cl भी अप है और मिथाइल भी अप है, दोनों ऊपर हैं, मतलब सेम साइड पे हैं। तो सेम साइड का मतलब वो ये सिस हुआ। ओके, मतलब इसको अगर मेरे को नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करना हो तो क्या होगा, ये देखिए 1 पे क्लोरीन है और बगल वाले पे मिथाइल है, तो अगर क्लोरीन ऐसा है तो मिथाइल भी ऐसा ही है, ये है। ठीक है, तो ऐसे दिया हो तो कब थोड़ा आसान लगता है करने में, बट ऐसा दिया हो तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये सिस आइसोमर है क्योंकि ये इक्वेटोरियल अप है और ये एक्सियल अप है, दोनों ऊपर ही हैं, मतलब सेम साइड पे हैं। नाउ अगर हम रिंग फ्लिप करते हैं तो रिंग फ्लिप करने पे आपको पता है सारे एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाते हैं और इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाते हैं। तो ये जो क्लोरीन है अब आपका ये क्या बन जाएगा, एक्सियल, क्लोरीन एक्सियल आ गया। ठीक है, तो मजे की बात ये है कि जब हम E2 एलिमिनेशन करते हैं, E2 एलिमिनेशन रिक्वायर्स ट्रांस डाईएक्सियल रिलेशनशिप। मतलब जो आपने H और X को निकालना है वो दोनों
ट्रांस होने चाहिए, ठीक है, और दोनों एक्सियल होने चाहिए, ट्रांस और डाई एक्सियल। तो यहाँ पर क्लोरीन को हमें निकालना था, क्लोरीन तो एक्सियल में नहीं थी। हाँ, बगल वाले पोजीशन से हम H को जरूर निकाल लेते एक्सियल वाले को, पर क्लोरीन भी एक्सियल में चाहिए होते, तो डाई एक्सियल चाहिए होता है, इसलिए रिंग फ्लिप किया। अब आपके पास क्लोरीन भी एक्सियल है और बगल वाली पोजीशन से आपके पास H भी एक्सियल है। अब आप बोलोगे सर ये वाला H क्यों नहीं निकाला, उधर वाला, आप नीचे वाला H की बात क्यों कर रहे हो, ये यहाँ पर भी तो H है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं H निकालता हूँ, ये वाले H को निकालता हूँ, तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वाली कन्फर्मेशन रिएक्ट करेगी, तो रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी, ये Cl उड़ेगा, ये वाला H उड़ेगा, तो ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3, ठीक है। अब एक्सियल इक्वेटोरियल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, तो आप सिंपली फिर ऐसा लिख दीजिए इसको, ये, ठीक है, समझे। ये हुआ, ये वाला क्लोरीन और ये वाला H उड़ा है, तो ट्रांस डाई एक्सियल रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाला फॉर्म रिएक्ट करेगा या फिर ये वाला कंफर्मेशन रिएक्ट करेगा, तो यू शुड नो कि ट्रांस डाई एक्सियल होने चाहिए दोनों। नेक्स्ट वन जो E2 का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे ये है ना, एक और एग्जांपल आपका ये आ गया। अब इस एग्जांपल में क्या है, जो क्योंकि E2 में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, तो ये आपका बेस है, ठीक है, OH नेगेटिव आपका बेस है। तो देखिए ये जो H और ये Y जो निकलने हैं, H और Y दोनों ट्रांस डायएक्सियल रिलेशनशिप में हैं, H एंड Y आर इन ट्रांस डायएक्सियल रिलेशन, तभी जाके आपका E2 एलिमिनेशन हो पाएगा, ठीक है। तो बेस यहाँ से आया, H को उठाया, H वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे जंप किए और Y अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, ठीक है। अब एक और चीज़ पे ध्यान देना, ये जो H है ये उधर चला जाएगा, ये वाला H इधर चला जाएगा ऐसे, और ये दो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये नीचे की तरफ V बना हुआ है और ये ऊपर की तरफ V बना हुआ है, ठीक है। बस ये दोनों, ये ऊपर वाला जो है ना ये फ्लैट हो जाएगा और नीचे वाला ये भी फ्लैट हो जाएगा, तो दोनों ऐसे बन जाएंगे ये, तो ये प्लेनर मतलब ज्योमेट्री इसके पास आ जाएगी। तो थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये आपके पास हैलाइड, इट्स अ 3 डिग्री हैलाइड, तो 3 डिग्री हैलाइड को आप इथेनॉल से ट्रीट कर रहे हो। इथेनॉल क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं, इट्स अ वीक बेस। वीक बेस है तो S इवन होगा, और इवन होगा तो साथ में SN1 भी होगा, क्योंकि हीट नहीं किया हुआ आपने। अगर आप हीट नहीं करोगे तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये कि Br हट के OET लग जाएगा, ये आपका SN1 वाला प्रोडक्ट आ गया। देखिए 64% दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हीट नहीं किया था, बिना हीट के आपका सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और अगर एलिमिनेशन करनी है तो Br जाएगा और बगल वाले से H जाएगा, तो ये वाला H भी जा सकता है और ये वाला H भी जा सकता है। बेटर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन निकलेगा तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी ये वाली, तो ये 30% है। और अगर आप यहाँ से H निकालते हो तो उसमें जो एल्कीन बन रही है वो लेस स्टेबल है, वो सिर्फ 6% बन रही है। तो ये 2 E1 प्रोडक्ट्स आ गए। तो E1 में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि कार्बोकेटाइन फिर कहाँ से H पॉजिटिव निकाल सकता है, उसके मल्टीपल ऑप्शन उसके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, अच्छे खासे मैकेनिज्म के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल अब अगर हम कंपेयर करें कि E2 मैकेनिज्म और E1 मैकेनिज्म में क्या क्या डिफरेंस है। E2 मैकेनिज्म मच मोर कॉमन एंड यूजफुल, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली चार्ज बेस, ठीक है, बल्कि भी हो सकते हैं वो, और कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, लाइक OH नेगेटिव, OR नेगेटिव। द रिएक्शन अकर्स विद 1 to 3 डिग्री, और 3 डिग्री सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। E1 में मच लेस यूजफुल, क्योंकि हमारे को मिक्सचर मिलता है, SN1 वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, थोड़ा सा E1 वाला भी मिलेगा। फेवर्ड बाय वीकर न्यूट्रल बेसिस, वीकर बेस, एंड ये भी आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में ही होता है। 1 डिग्री में एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन बहुत ही वीक बनता है, मतलब अनस्टेबल बनता है। तो 1 डिग्री जनरली SN1 और E1 से नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो 1 डिग्री के साथ जनरली ये प्रेफर करता नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम हेलोल्केन विसिनल डाईहैलाइड। देखिए विसिनल डाईहैलाइड 2 टाइप के होते हैं, विसिनल, जेमिनल। विसिनल का मतलब कि अगल बगल पोजीशन पे हेलोजन लगा है, 1 2 मतलब पड़ोसी में लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है। जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड जेमिनल। तो विसिनल को आप जिंक से ट्रीट करते हो मिथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये ZnBr2 बन के बाहर निकल जाता है और आपके एल्कीन आ जाती है, ठीक है। कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको पीछे मैंने बता ही दिया था, जैसे मान लीजिए RCHCOH
एंड RCH ठीक है, इसको मैंने KOH के साथ ट्रीट किया तो ये बन जाएगा RCH CO नेगेटिव K पॉजिटिव, और नीचे CO नेगेटिव K पॉजिटिव, और इसका मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा तो एनोड पे जाके क्या होगा, ये CO2 उड़ जाएगी और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड CHR, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास एनोड पे, ठीक है, प्लस KOH बन जाएगा, प्लस H2 बनेगा, ये मेरे पास कैथोड पे आएंगे, ठीक है, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और मैंने कहा भी था कि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता ऑलरेडी तो फिर आगे फिर ट्रिपल बन जाता, तो एल्काइन बन जाती। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम तीनों चीज़ें बना सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, और एल्कीन और एल्काइन के लिए आपको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने जरूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद फॉस्फोरस लाइट्स यील्ड्स एल्कीन्स एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन निकलो उसको, दिस इज विटिग रिएक्शन। वैसे तो चलो उतना ज़्यादा अपने सिलेबस में उतना ज़्यादा क्या है ही नहीं, बट आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आपको कार्बोनिल में आएगा आगे, फिर कार्बोनिल में मैं बोलूँगा कि देखो बेटा मैंने पढ़ाया था पहले, है ना, फिर मैं मत बोलना कि दोबारा रिपीट करो उसको। देखिए, कार्बोनिल आपने लिया, ठीक है, और ट्राइफिनाइल मतलब PH3P, ठीक है, Cr2, मतलब यहाँ पर एक्चुअली बीच में डबल बॉन्ड था, इसको आप ऐसे कर लो, फॉस्फोरस के साथ आपके 3 PH ग्रुप लगे हुए हैं एंड डबल बॉन्ड CR डबल डैश, ये इस तरह का था, ओके, सिंपल। तो कुछ नहीं है, आपको ये वाला पार्ट उड़ा देना है और इसको मतलब ये वाला पार्ट, सॉरी हाँ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट उड़ जाएगा पूरा, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर जाके चिपक जाएगा ऑक्सीजन की जगह पे, देखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन हटाई, उसकी जगह ये वाला पार्ट आपने चिपका दिया, बस। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड आपका अलग हो गया बाई प्रोडक्ट, तो दैट इज विटिग रिएक्शन। तो इस ट्राइफिनाइल जो आपका जो फॉस्फोरस लाइड है ना, ये इसको देख के पता चल जाता है, अच्छा यार ये तो विटिग रिएक्शन दिया हुआ है। तो बस पता होना चाहिए कि गलती से अगर कुछ आ जाए तो यू शुड नो किसको हटा के हमने किसको चिपकाना है आपस में। नेक्स्ट इज द कोप एलिमिनेशन। भैया देखिए, कोप का प्रकोप, वैसे तो एलिमिनेशन आगे हमने एल्काइल हाइड में पढ़नी है, अभी पढ़ लेते तो सही रहेगा। कोप में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर आपका टर्शरी अमीन ऑक्साइड होता है। टर्शरी मतलब 3 डिग्री अमीन है आपके पास। तो नाइट्रोजन आपका 3 डिग्री है क्योंकि 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, और चौथी जगह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, तो टर्शरी अमीन ऑक्साइड है ये। तो जब आपका टर्शरी अमीन ऑक्साइड होता है, उसमें से जब हम एलिमिनेशन करते हैं, देखो ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है ना आपका, ये तो आपका लीविंग ग्रुप है, जिसको मैंने जो हाईलाइट किया ना अभी, ये आपका लीविंग ग्रुप है, ओके। इससे बीटा पोजीशन पे जाओ, ये अल्फा हो गया, मतलब नाइट्रोजन से बीटा पोजीशन पे, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, तो बीटा पोजीशन से ये H को निकालता है, ठीक है, बीटा पोजीशन से H को निकालेगा। तो कौन निकालेगा, ये O नेगेटिव। तो O जो है वो यहाँ से H को उठाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो और बस, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया बीच में, और ये आपका अलग हो गया, सिंपल, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो NCH3CH3O, ओके, डन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर अब नाइट्रोजन से ये अल्फा है और ये बीटा है, ये वाला बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने H था, इन भाई साहब ने इसको उठाया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस वन, ओके, डन, सिंपल। तो जो लेस, और अगर 2 हाइड्रोजन हो, एक लेस हिंडर्ड है एक ज़्यादा हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड वाले को उठाता है ये, ठीक है, लेस हिंडर्ड को, तो वो थोड़ा सा याद रखना है। देन हॉफमैन एलिमिनेशन। अब देखिए, एक नॉर्मल आप सेट सेफ एलिमिनेशन करते थे कि भैया हमारे को जो एल्कीन बनानी है दैट शुड बी बॉन्डेड टू मोर अल्काइल ग्रुप्स, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होनी चाहिए। बट हॉफमैन एलिमिनेशन उल्टा है, ऐसी एल्कीन बनेगी जो उल्टा कम अल्काइल ग्रुप से जुड़ी होगी, ठीक है। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में सबसे ज़्यादा होता है, ओके। तो ये आ गया आपका टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। उनको जब हीट करते हैं स्ट्रांगली, दे अंडरगो एलिमिनेशन, ठीक है, ऑफ अ बीटा। अगेन वही चीज़ है, कोप और हॉफमैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो है आपका
ये आपका लीविंग ग्रुप है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। लीविंग ग्रुप से अगेन बीटा पोजीशन से, ठीक है, यहाँ से ये वाला आपका अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में काउंट करेंगे ना। नाइट्रोजन से बीटा पोजीशन पे जो H लगा होता है उसको निकालना है। तो ये जो बेस है ये H को निकाल रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बाहर गया और ये बन गई। अब अगर आप बोलो सर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रेजेंट हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए NR3 पॉजिटिव है हमारे पास एंड ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बेटा ये अल्फा आ गया। अब बीटा आपके पास कहाँ कहाँ है, ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है। तो हमें लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन निकालनी है। ये वाले बीटा पे जो हाइड्रोजन आपका वो ज़्यादा हिंडर्ड है क्योंकि वो 3 डिग्री है। ये वाला ऊपर वाला जो बीटा है वो लेस हिंडर्ड है, ठीक है। तो हम वो वाली हाइड्रोजन निकालेंगे जो लेस हिंडर्ड होगी, ओके। तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ये निकलेगी। तो जो बेस है OH नेगेटिव, वो मतलब जो बेस आपका कौन सा है OH नेगेटिव है ना, इसको यहीं लिख ही लो। तो OH नेगेटिव आके इसको उठाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये नाइट्रोजन भाई साहब अपना पेयर लेके बाहर निकल जाएंगे। तो जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज दिस, ठीक है। तो ये सेटजेफ नहीं हुआ, क्योंकि सेटजेफ होता अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हॉफमैन एलिमिनेशन। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो प्रेपरेशन तो कर लिया हमने एल्कीन्स का। अब देखते हैं कि इसके रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह के रिएक्शन ये करता है। तो आपको पता है एल्कीन का सबसे कॉमन रिएक्शन क्या है, एडिशन। डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। और एडिशन 2 टाइप की हो सकती है, या तो एक्स और वाई आपने जो ऐड किया एक्स वाई, या तो सेम साइड से लगेंगे तो सिन एडिशन, और एक्स और वाई ऑपोजिट साइड से लगेंगे तो दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। और ये मैकेनिज्म क्या होता है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे कॉमन इसका है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्कीन्स का, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन याद आ रहा था, मैंने कहा ये कहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम कई बार सोचते हैं कि सर डबल बॉन्ड के क्रॉस मान लो अगर आप HBr ऐड करते हो तो सर आप H पॉजिटिव और Br नेगेटिव दोनों चीज़ें ऐड कर रहे हो। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया, Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया उसका पार्ट। तो सर ऐड तुम दोनों करते हैं, फिर इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। मतलब HBr में से जिस स्टेप में H पॉजिटिव अटैक करता है, जो पहला स्टेप है, वो आपका स्लो स्टेप होता है, रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है, इसलिए उसी के बेसिस पे रिएक्शन का नाम पड़ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो वाला स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी आगे। तो सिन और एंटी एडिशन आपको पता ही है। देखिए अब किस किस तरह के एडिशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सीन है, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस आप HX ऐड कर लोगे, देख HCl, HBr, HI, तो एक जगह H लग गया, एक जगह आपका X लग गया। अब इसमें भी आपने पढ़ा ही हुआ है कि सर कहाँ पर क्या लगता है ना, मार्कोनी का रूल है ना, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी तो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ तो दोनों पोजीशन सेम है, तो चाहे यहाँ पर H लगाओ और यहाँ X लगाओ, या यहाँ पर X लगाओ और यहाँ पे H लगाओ, बात तो बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर आपको ये रट्टा नहीं मारना है कि मार्कोनी का रूल है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगाएंगे जहाँ पर लेसर हाइड्रोजन है। नहीं 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 नहीं, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू चलता है। हम वैसे चलेंगे जिससे भैया हमारा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता हो, ठीक है। तो HX ऐड करोगे तो इसको हाइड्रोहेलोजिनेशन बोल देंगे, और इसका उल्टा क्या होता था, ऐसे जाओगे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ओके। H2 ऐड कर दोगे तो उसको हाइड्रेशन बोलेंगे, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे OH लग गया, X2 ऐड कर दिया, हेलोजिनेशन हो गया। H2O की प्रेजेंस में करा अगर तो X और OH दोनों लग जाते हैं कई बार, इसको हेलोहाइड्रिन बोलते हैं। और ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पहले स्टेप में BH3 के साथ ट्रीट करते हैं, सेकंड में H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, इसमें भी वाटर ही ऐड होता है, ये भी हाइड्रेशन ही है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से मैकेनिज्म है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए
तो एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करते हैं सबसे पहले। बाकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल सिमिलर है, अगर आप एक समझ लेंगे अच्छे से तो बाकी भी आपको याद आ ही जाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट ए थ्योरी क्लास कि हम डिटेल में चीज़ों को समझ रहे हैं। तो एल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 आपने देखा होगा, CCl4 लिखा होता है साथ में, क्यों लिखा होता है वो, है ना, लिखा होता है ना इस तरह से Br2 CCl4, क्यों लिखा होता है? इसके लिखने का पर्पज़ ये होता है कि बेटा Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, CCl4 एज अ सॉल्वेंट है। इनर्ट का मतलब ये है कि ये इंटरफेयर नहीं करेगा रिएक्शन के साथ, ये जस्ट एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, ठीक है, कहीं फालतू में दखलंदाजी नहीं करेगा कोई। तो एल्कीन रिएक्ट विद हैलोजेंस इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म 1,2 डाई हैलोजिनेटेड, मतलब यहाँ पर भी हैलोजन, यहाँ पर भी हैलोजन, ये लगेंगी। एंड मजे की बात ये है, इट्स एन एंटी एडिशन, दोनों हैलोजन ऑपोजिट साइड में लगते हैं, ये ऊपर लगेगा तो ये नीचे लगेगा, ठीक है। अब देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई, एल्कीन जो है आपका ये प्लेनर था, ठीक है, एक ब्रोमीन ऊपर से आएगा एक नीचे से आएगा। अब जैसे हमने बोला कि इस कार्बन पे मान लीजिए ये ऊपर से आया था और ये नीचे से आया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कार्बन पे नीचे से आ जाए और इस पे ऊपर से आ जाए, पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है ना। तो इस कार्बन पे ऊपर से आना है और नीचे से आना, दोनों पॉसिबिलिटी है, एक बार ऊपर से लगा दिया एक बार नीचे से लगा दिया, तो वी गेट अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। जब आप नॉर्मली एल्कीन में हैलोजन ऐड करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे, तो नॉर्मली यू विल गेट अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, ठीक है, क्लियर, डन है ये। तो एंटी एडिशन होती है। मैकेनिज्म इसका क्या है, डबल बॉन्ड के नज़दीक X2 जाएगा, X2 थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ओके, और पाई बॉन्ड जो है ना, इट्स लाइक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस। पाई बॉन्ड में भैया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो है ही है, तो ये क्या करता है, यहाँ से X पॉजिटिव उठा लेता है, मतलब X2 में से X नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। जैसे मान लीजिए ये Cl2 है, ठीक है, तो ये इसको बाहर निकाल देगा Cl नेगेटिव को, और ये जो Cl पॉजिटिव बचा इसको उठा लेगा, इसको उठा के एक ट्रायंगुलर मतलब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। तो अगर ये आपका क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन, आयोडीनियम आयन, है ना, तो ये ब्रिज्ड हेलोनियम आयन बनाता है। ब्रिज्ड हेलोनियम आयन, क्योंकि अब देखो ऊपर की तरफ तो ब्रिज हो गया आपका, तो ऊपर से तो मामला ब्लॉक हो गया, ऊपर से अटैक हो नहीं सकता, तो अब जो दूसरा ये जो X नेगेटिव बाहर निकला था, ये नीचे से अटैक करता है, ठीक है। अब नीचे से भी अटैक कहाँ करेगा, दोनों पोजीशन है हमारे पास, दोनों कार्बन है, यहाँ पर भी जा सकता था, यहाँ पर भी जा सकता था, ये वहाँ पे जाता है जहाँ पर जो हायर डिग्री का कार्बन है। अगर ये वाला कार्बन 3 डिग्री है तो ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला 3 डिग्री है उस पर करेगा, मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, समझे, उस पर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ये अटैक करता है, यहाँ अटैक करेगा। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ये जो ब्रिज है वो ओपन हो जाएगा, तो ये X ऊपर की तरफ चला गया और ये नीचे से अटैक हुआ तो नीचे की तरफ आ गया, तो दैट इज़ वाई हमें एंटी एडिशन मिलती है। तुम आराम से इसको पॉज करके एक बार थोड़ा सा कर सकते हो, ड्रॉ करके देख सकते हो, बट आई थिंक ये बड़े आराम से याद आ जाने चाहिए। इट इज़ 11th का सिलेबस है, बट स्टिल इट्स लाइक ऑर्गेनिक तो सारा फ्लो में ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि एक चैप्टर बहुत पुराना था तो बिल्कुल ही भूल गए, वैसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो एल्कीन को ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में हम निपटा लें, ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस देखो अब ध्यान से, सिस में करते हो और ट्रांस में करते हो। एडिशन ऑफ हैलोजन एंटी एडिशन होती है, तो बेटा जब सिस में आप एंटी एडिशन करते हो तो एन्शियोमर मिलते हैं, ठीक है, या ऐसा उल्टा सोच लो, अगर आप ट्रांस में सिन एडिशन करते हो तो भी एन्शियोमर मिलते हैं, समझे, समझा, दोनों उल्टे होते हैं, या तो सिस में आप एंटी एडिशन कर लो या ट्रांस में आप सिन एडिशन कर लो। मैं लिख ही देता हूं उसको, सिस में करा आपने एंटी एडिशन, मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा मिलेंगे एन्शियोमर या हमेशा वाला होगा, या ठीक है, मतलब वो देख के कि हाँ यार ये इस तरह का स्ट्रक्चर है तो यहाँ दोनों से अटैक होता है, यहाँ दोनों से उसका, तो ऐसे एन्शियोमर आपको मिल जाएंगे। तो सिस में एंटी एडिशन हुआ या ट्रांस में आपका सिन एडिशन हुआ, मतलब दोनों उल्टे टाइप के हैं, क्योंकि सिन को हम थोड़ा सिस के साथ रिलेट करते हैं और एंटी को हम ट्रांस के साथ रिलेट करते हैं ना, ठीक है। तो ये आपको क्या देता है, इनएन्शियोमर्स प्रोडक्ट में। और सर अगर सिस के साथ सिन एडिशन हो जाए या ट्रांस के साथ एंटी एडिशन हो जाए, सेम टाइप के हो जाए दोनों, तो
तो बेटा फिर मिजो बनने के चांस होते हैं। मिजो तभी बनता है जब सिमिट्री होती है। अब जैसे ये है, ये तो सिमिट्रिकल है, ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसको बीच में से कट कर सकते हैं ना अपन, सिमिट्री इसमें है, राइट। तो अगर ये रिएक्टेंट आपके पास इस तरह की सिमिट्री वाला था और ये ट्रांस है और ट्रांस में आपने एंटी एडिशन कर दी तो मिजो बन जाएगा। ये जो दो आप बना रहे हो ये दोनों एक्चुअली सेम है, आइडेंटिकल है। क्यों? सिमिट्री आ गई, एक आयरल है। तो ये मत कर देना कि सर हमेशा ही मिजो बनता है। अरे मिजो बनने के लिए रिएक्टेंट भी वैसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट सिमिट्रिकल निकले। अब यहाँ पर तुम ब्यूटीन की जगह यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और लगा दो, मतलब एक कार्बन और जोड़ दो, तो अब जो चेन है तुम्हारी वो सिमिट्रिकल नहीं बचेगी, तो अब नहीं बनेगा मिजो। समझे? तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसी बेवकूफ़ी वाली नहीं करने की हमेशा मिजो बनता है। तो ओरिजिनल रिएक्टेंट भी वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। देखो अब जब आपके पास ये हेलोनियम आयन था और सॉल्वेंट था हमारे पास CCl4, CCl4 इंटरफेयर नहीं करता, पर वाटर जो है वो भी एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम कर लेता है। तो अगर वाटर जैसे X नेगेटिव नीचे से अटैक कर गया, पानी अगर होगा तो पानी भी एक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी नीचे से अटैक कर लेगा, है ना। और जब पानी अटैक करेगा तो X की जगह फिर वहाँ क्या लगेगा? OH। तो जब वाटर की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवाओगे तो वाटर एज अ सॉल्वेंट भी काम करेगा पर वो इंटरफेयर भी करेगा रिएक्शन में। तो एक बार तो चलो ये होगा कि दोनों में ब्रोमीन लग गया, ब्रोमोनियम आयन बना और फिर ब्रोमीन का अटैक हो गया, ठीक है। एक बार ऐसा हो जाएगा कि ब्रोमोनियम आयन पे वाटर का अटैक हो जाएगा, तो एक बार ब्रोमीन होगा और एक जगह पे OH होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आपने ब्रोमीन लगाया और यहाँ पर OH लगाया, या यहाँ पे ब्रोमीन मतलब ये टॉप से लगाया था, ये बॉटम से लगा दिया, ठीक है। तो यू विल गेट अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर हेयर एज वेल। तो ये ट्रांस में आपने क्या किया, क्या किया? अब आप बोलोगे सर यहाँ एनेंटियोमर क्यों बने? आप ट्रांस में एंटी एडिशन करवा रहे हो, ट्रांस और एंटी में तो मिजो बनता है। वो कब कर रहे थे? जब दोनों चीज़ें सेम थी, Br2 ऐड कर रहे थे हम, तो दोनों तरफ ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हुआ। ये हेलोहाइड्रिन है, एक जगह ब्रोमीन और एक जगह OH है, तो मिजो तो वैसे भी नहीं बन सकता क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, सिमिट्री आ ही नहीं सकती क्योंकि ब्रोमीन है एक साइड और एक साइड OH है, तो सिमिट्री तो नहीं आने वाली। तो ये मत सोचना कि ट्रांस में एंटी एडिशन किया तो हमेशा मिजो बनना है, थोड़ा ना दिमाग थोड़ा सा लगा के। तो एक बार यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, एक बार आपने फ्रंट में और एक बार बैक साइड में लगा दिया आपने, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी आपको एनेंटियोमर मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें ये ओनली प्रोडक्ट क्यों बना? वाई दिस? कुछ और क्यों नहीं बन सकता था? चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए इसमें पहले ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ने ब्रोमीन को उठाया और ब्रोमोनियम आयन बनाया, ये पॉजिटिव। अब इसके बाद जो वाटर का अटैक करवाना है, वाटर का अटैक कहाँ कर सकता है? देखो मैंने आपको कहा कि अटैक वहाँ करना है जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये वाला ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो वाटर यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से खुलेगा एंड यहाँ पर नीचे OH लग गया आपका, ठीक है, और ये Br आ गया। तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, दूसरी थी नहीं, क्योंकि वाटर यहाँ पर अटैक नहीं करना था, एक ही जगह पे अटैक करना था। देयर वाज ओनली वन पॉसिबिलिटी, तो ये ही बना। ओके, दैट इज क्लियर। अब आप लोग सर ये फ्रंट और बैक वाला फंडा क्यों नहीं करके देख लो, यहाँ पे उससे कुछ नहीं होने वाला। ये फ्रंट लगे बैक लगे, इस कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कायरल तो वैसे भी नहीं है, ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, तो तुम फ्रंट में लगाओ बैक में लगाओ, कायरल तो फिर नहीं बनने वाले वो। यहाँ पर क्या है ना, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, इट्स अ कायरल, ये वाला भी कायरल है, तो फ्रंट से लगा या बैक से लगा इट मेक्स डिफरेंस। बट यहाँ पर क्या है, ये वाला जो कार्बन है ये भी कायरल नहीं है और ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, तो फ्रंट या बैक से लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखना है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के एडिशन को लेके पॉइंट्स का क्या है, मैकेनिज्म क्या भैया, पहले हेलोनियम आयन बन रहा है फिर आगे अटैक हो रहा है, तो दो स्टेप तो एटलीस्ट है ही है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन, ठीक है। सॉरी अच्छा ये हेलोनियम वाला नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड्स का है, सॉरी। तो हम सोचो कि कार्बोकेटायन तो नहीं बनता, वहाँ तो हैलाइड बनते हैं। हाँ, HX की एडिशन, HX की एडिशन कैसी होती है, देखो कोई भी मैकेनिज्म ले लो, जैसे ये है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका H पॉजिटिव ऐड होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और ये आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड से H पॉजिटिव की तरफ जाएगा और H पॉजिटिव कहाँ लगेगा,
यहाँ पर लगे या यहाँ पे लगे, जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा हो। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पे 3 डिग्री, ठीक है। और अगले स्टेप में अब जाके जो आपका एक्स नेगेटिव है ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये, ठीक है। तो यस, एटलीस्ट 2 स्टेप तो होंगे। अगर कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो कम से कम 2 तो होंगे। और कार्बोकेटाइन का बनना रेट डिटर्मिनिंग है, तो कार्बोकेटाइन जितना अच्छा बनेगा, इतना स्टेबल बनेगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। रीअरेंजमेंट्स बिल्कुल हो सकते हैं कार्बोकेटाइन में। मार्कोनिकोव रूल इज फॉलोड, है ना। पर मार्कोनिकोव रूल को ऐसे याद रखो कि हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म के थ्रू चलना है, बस ब्लाइंडली मार्कोनिकोव रूल नहीं करना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट्स वाले केस में मार्कोनिकोव रूल आपको गलत आंसर देता है, ठीक है। सिन और एंटी एडिशन दोनों ही होती हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है। ये जो आपका कार्बोकेटाइन है ये प्लेनर है। अभी एक्स नेगेटिव ऊपर से भी आ सकता था और नीचे से भी आ सकता था, तो दोनों तरह के अटैक हो जाएंगे, समझे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में, जैसे ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया अभी, एग्जैक्टली वही है ना। पहले H पॉजिटिव अटैक हुआ, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या होगा, Cl नेगेटिव अटैक होगा, है ना। तो ये आपका Cl बन गया यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब क्योंकि Cl मैंने कहा दोनों तरफ से अटैक कर सकता था, टॉप से भी और बॉटम से भी, तो यू विल हैव अ पेयर ऑफ एनैंशियोमर्स। डन। ये देख लो टॉप बॉटम कैसे कैसे अटैक हुए। तो यस, दिस चैप्टर हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि यू गो स्लो विद दिस चैप्टर इफ़ यू हैव नॉट डन इट प्रॉपरली। अच्छे से आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आपको बहुत बुरी हालत है ना आपकी, फिर भी आप सब कुछ समझ लोगे, बिकॉज ऑल द मैकेनिज्म्स आर शोन, ठीक है। एंड अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत जल्दी से आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज विजिबल एंड इट इज सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो इसको आप आराम से देख सकते हो, यही मैंने आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। अब जैसे 2 नन्हे से मुन्ने से प्यारे से क्वेश्चन नहीं है, इनको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब HBr है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो पहले ये पाई बॉन्ड H पॉजिटिव को गेन करेगा, ठीक है जी, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बना। फिर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिथाइल शिफ्ट मारेगा, ठीक है, क्योंकि उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट होना है। तो मिथाइल शिफ्ट मारने के बाद ये 3 डिग्री बन गया, और इसके ऊपर आपका फिर Br नेगेटिव अटैक करेगा, बस सिंपल था। सेकेंड, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन एंड इंडिकेट देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री। NBS, व्हाट इज NBS? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। आई थिंक सब बच्चों को पता ही होता है यार NBS क्या होता है, ठीक है। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड ये क्या करता है, ये कराता है अलाइलिक ब्रोमिनेशन। मतलब अलाइलिक पोजीशन, देखिए ये डबल बॉन्ड है, इससे अगली वाली जो पोजीशन होती है दैट इज अलाइलिक। तो ये वाली भी अलाइलिक है और ये वाली भी अलाइलिक है, और दोनों एक जैसी हैं, तो कहीं पर भी अटैक करवा दो यार, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगी, ठीक है। व्हाट इज DMSO? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, इट्स अ सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और यहाँ पर Cl2H2 करा रहे हो आप, तो क्या होगा अभी, पहले तो आपका क्लोरोनियम आयन बनेगा, ये बना। अब क्लोरोनियम आयन पे वाटर अटैक करेगा, कहां से करेगा वाटर अटैक, करेगा तो बैक साइड से ही, बट किस वाले पे करेगा, इस वाले पे करेगा, इस वाले पे करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे, ठीक है। तो वाटर अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी लाइक यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपके मैकेनिज्म होगी। देन एडिशन ऑफ वाटर, देखिए भैया पानी ऐड करने के ना 3 तरीके हैं हमारे पास। पानी ऐड करना बड़ा आसान है, पानी ऐड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 3 तरीके से हम आराम से पानी ऐड कर सकते हैं। एक तो आपका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होता है। देखो जैसे मैं आपको एक ठीक है ये केस देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपने पहला तरीका लिया H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। तो ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया 2 डिग्री, क्योंकि पाई बॉन्ड ने यहाँ पर H पॉजिटिव अटैक किया, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना आपका 2 डिग्री। ओके, अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा,
ठीक है, रीअरेंज करके ये भाई साहब 3 डिग्री बनाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करके ये 3 डिग्री बनाएंगे। अब 3 डिग्री पे जाके वाटर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये यहाँ पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ जाके फिर आपका OH लगा। तो देखो OH एग्जैक्टली इस डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं लगा। एडिशन जब आप करते हो ना कि नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर हाइड्रोजन, उसमें तो आपने ऐसा कर देना था यहाँ पर ही H2O लगा देने थे, नहीं, OH उससे आगे लगा। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ है, इसलिए मार्कोनिकोव रूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका जो है आपका दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप में BH3, दूसरे स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव। दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। कोई इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं होता, चुपचाप डबल बॉन्ड के क्रॉस आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब आप बोलोगे सर यहां पर क्या करेंगे हम एंटी मार्कोनिकोव, है ना, लगेगा ना सर यहां पर दोनों कार्बन पे सेम बराबर बराबर हाइड्रोजन हैं, तो यहां पर हम क्या वाला एंटी मार्कोनिकोव लगा लेंगे, राइट। चलो कोई नहीं, वो भी हम अभी आगे देखेंगे, इसका जब मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे BH2 यहाँ पे OH लग जाएगा, ये आपका बनेगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा ना कि अभी अपने पास क्या है, एटलीस्ट एंटी मार्कोनिकोव वाला मैं आपको बता सकता हूँ अब कैसे एंटी मार्कोनिकोव, अब तो क्लियर है ना ये, थोड़ा जस्ट टू हेल्प यू विजुलाइज कि इस डबल बॉन्ड के क्रॉस अगर मैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर करता हूँ तो ये बनना चाहिए, यस। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सिंपली एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर है, और ये सिन एडिशन होती है, दोनों सेम साइड से लगते हैं आपके H और OH, सिन एडिशन है ये। तीसरा जो है आपका दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट NaBH4 OH नेगेटिव। तो यहां पर क्या, इट इज मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, ये और भी सिंपल है, ठीक है। यहां पर आपका दिस इज नथिंग बट दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, और ये आपकी एंटी एडिशन है, दोनों ऑपोजिट साइड लगते हैं H और OH, और 2 स्टेप में होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें ये जो आपका रिएजेंट है इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। तो पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट से ट्रीट करते हैं, तो उस स्टेप में मर्क्यूरी वाला पार्ट लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और अगले स्टेप में NaBH4 इन अल्कलाइन मीडियम से रिएक्ट करवा के हम उस मर्क्यूरी वाले पार्ट को रिमूव करते हैं और वहां पे H लगा देते हैं उसकी जगह पे, उसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो ये 2 स्टेप में होता है, इसीलिए नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। थोड़ी सिंपली कोई कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बनता, यहाँ पर आपका एंटी एडिशन होती है। तो देखो सेम रिएक्टेंट से मैं 3 अलग अलग तरह के अल्कोहल बना पा रहा हूँ, और तीनों में मैंने वाटर ही ऐड किया, पर तीनों अलग अलग अल्कोहल बने हैं, क्योंकि एक में आपका रीअरेंजमेंट हुआ, एक में आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ, एक में सिर्फ आपका मार्कोनिकोव एडिशन हुआ विदाउट रीअरेंजमेंट। तो दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहला वाला स्टेप क्या है, पहला वाला रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो हम पढ़ेंगे इसको भी आगे, ठीक है। तो BH3 वाले केस में क्या होता है, BH3 वाले केस में मैंने कहा ना सिन एडिशन होती है, हाँ जी। तो पहला स्टेप होता है, देखिए 2 पार्ट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, BH2 और H लगते हैं। अब देखो BH3 को मैं तोड़ देता हूं BH2 और H में, ठीक है। तो ये जो BH2 वाला पार्ट है ये उस कार्बन पे जाता है जहां पर हिंड्रेंस कम है। तो बेटा इन दोनों कार्बन में से हिंड्रेंस कम कहां पे है, यहां पे, तो BH2 यहां पे आएगा। तो देखो यहां पे आया, H यहाँ लगा क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस थोड़ी ज़्यादा थी, तो छोटा वाला ग्रुप H जो है वहाँ पर चिपक गया जाके, उसको दिक्कत नहीं हुई। तो दोनों सेम साइड से लगे हैं, दोनों देखो BH2 और H का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड से अटैक हुआ। फिर अगले स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो इस BH2 को ऑक्सीडाइज करके हम OH में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज अ सिन एडिशन,
ठीक है, ऐसे नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है। हाँ, पर मज़े की बात ये है कि ये जो आपके पास रिएक्टेंट ये प्लेनर है, तो ये BH3 ऊपर से आए तो ऐसा, और अगर नीचे से अटैक करे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, तो H और OH ऐसे भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, ओके। देन दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HgOAc ट्वाइस THFH2, ये आपका पहला स्टेप आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में मतलब आपका HgOAc लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका HgOAc लग गया और यहाँ पर आपका OH लग गया, मतलब नेगेटिव पार्ट जो है ना वाटर का OH वो यहाँ पे लग गया आपका कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, और दूसरी जगह पे लग गया आपका HgOAc। तो ये अगर आपको सिर्फ इतना ही रिएजेंट दिया हुआ है तो यहीं पे रिएक्शन को रोक दो, अगर NaBH4 नहीं दिया। अगले स्टेप में NaBH4 क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी वाले पार्ट को रिमूव करेगा, तो यहाँ पर H लगा देता है, ये इसको हटा के, ठीक है, और ये एंटी एडिशन होती है। तो ये आपका आ गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, सिंपल मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट एनी रीअरेंजमेंट्स। देन कम्स द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जिसमें आपका ओजोनोलाइसिस हो गया, KMnO4 से रिएक्शन हो गया, OSO4 के साथ हो गया। OSO4 में क्लीवेज तो नहीं होती, पर चलो बता देते हैं क्या क्या होता है। देखिए, एक रिएक्शन होता है आपका डाई हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब डबल बॉन्ड में 2 OH आपको लगाने होते हैं, ठीक है। मतलब आपका डबल बॉन्ड है ना, ये एक OH यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 OH ग्रुप को लगाने को बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सिलेशन, और जब वो दोनों सेम साइड से लगते हैं उसको बोलते हैं सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो जब आप एल्कीन को किससे ट्रीट करते हो, या तो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से या OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। ये दोनों भाई साहब क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते, 2 OH लगा देते हैं सेम साइड से, ठीक है। जैसे यहाँ पर लगाया इन्होंने, दोनों OH आपके सेम साइड से लगे, अब चाहे वो दोनों ऊपर से लगाओ या दोनों को ही नीचे से लगाओ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी E था, E का मतलब है ये ऑलरेडी आपका ट्रांस है। ट्रांस में जब आप सिन एडिशन मारते हो तो सिन और ट्रांस मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एनेंटियोमर देते हैं, तो ये एनेंटियोमर आपको मिल रहा है। और ये वाला भाई साहब क्या है आपके, ये आपका सिस है। सिस में जब आप सिन एडिशन मारते हो तो आपको मीजो मिल जाता है, अगर ओरिजिनल में सिमेट्री थी तो यहाँ पर आपको मीजो मिल जाएगा ये, ठीक है। तो डाईहाइड्रोक्सिलेशन के लिए क्या क्या है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट बोल सकते हो आप मोर इंपॉर्टेंटली, एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रीएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये पता है ना, अब ये एल्कीन को आइडेंटिफाई मतलब अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के काम आता है, क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा ये KMnO4 क्या करेगा, जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो KMnO4 का जो पर्पल कलर होता है, जैसे आपने KMnO4 डाला पर वो रिएक्ट कर गया तो पर्पल कलर उसका डिसअपीयर हो गया। तो उसका पर्पल कलर अगर डिसअपीयर हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ रिएक्शन में कोई पाई बॉन्ड था जिसके साथ वो रिएक्ट कर गया। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बेयर टेस्ट हम करते हैं, बेयर रिएजेंट होता है आपका डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। और अगर हम हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 ले लें तो भाई साहब वो डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, सिंपल, सिस ट्रांस जैसा मर्जी हो, डबल बॉन्ड तोड़ ही दिया पूरा। और तोड़ दिया तो डबल बॉन्ड तोड़ा है ना, तो कार्बन को 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है, इसको भी और इसको भी। तो कुछ नहीं, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, इसको बोला ले बेटा तू डबल बॉन्ड O ले ले, इसको भी बोला डबल बॉन्ड O ले ले, बात खत्म, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO और ये CH3CHO, तो मतलब ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ओके। तो एल्डिहाइड बन गए यहाँ पे। एल्डिहाइड तो बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो तुम्हें लगता है ये एल्डिहाइड को छोड़ेगा आगे, नहीं। अगर एल्डिहाइड बना है तो उसको बोलेगा चल बेटा तेरे को और ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उसको कार्बोक्सिलेट तक ऑक्सीडाइज करेगा। अब आप बोलोगे सर RCHO बना था, उससे RCOOH बनना चाहिए, ये कार्बोक्सिलेट क्यों बना दिया आपने, क्योंकि बेटा अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन में एसिड कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा, एसिड बनेगा अल्कलाइन से रिएक्ट करके बेस में सॉल्ट बना देगा, तो इसलिए ये सॉल्ट बना। फिर उसको आगे एसिडिक मीडियम में जब आप डालेंगे तब जाके फिर वो एसिड बनता है। तो ये ध्यान रखना कि जब आप एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ोगे और डबल बॉन्ड O लगाओगे, अगर बना कीटोन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। एल्डिहाइड बना तो आगे कार्बोक्सिलेट में उड़ा दो उसको। और जैसे ये अगर ये टर्मिनल डबल बॉन्ड हो सर, मतलब डबल बॉन्ड CH2 है ये, तो कुछ नहीं, ये जो CH2 भाई साहब है ना, ये CO2 + H2O में टूटते हैं। क्यों, क्योंकि ये CH2 भाई साहब पहले बनेंगे HCHO,
फिर ये ऑक्सीडाइज होकर बनेंगे HCOO नेगेटिव। फिर ये क्योंकि फॉर्मिक एसिड बड़ा स्टेबल नहीं होता तो ये फर्दर CO2 प्लस H2 में टूट जाता है। तो टर्मिनल CH2 तो आपका हमेशा CO2 प्लस H2 में टूटता है, और बाकी ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाओ, निपटा दो। मतलब इसको डबल बॉन्ड O दो, इसको डबल बॉन्ड O दो, और इसको तोड़ के फिर इसमें कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इन बाइसा को डबल बॉन्ड O दो मतलब एसीटोन, और इस बाइसा को डबल बॉन्ड O दो, ये एसिटल्डिहाइड जो कि आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसीटेट में। ठीक है, अगर हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 लेते तो। पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस आपका दो टाइप का होता है। ओजोनोलाइसिस आपका एक होता है रिडक्टिव, एक होता है ऑक्सीडेटिव। बेटा ओजोनोलाइसिस अगर आगे जिंक दिया हो या फिर ये डाइमिथाइल सल्फाइड है ना CH3 ये दिया हो या जिंक दिया हो, तो उसका मतलब है आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है। मतलब अगर आप अल्डिहाइड बनाते हो तो अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी है, रोक लेना वहीं पे। बट अगर ये जिंक वगैरह ना दिए हों तो अल्डिहाइड को वही करना जो पीछे KMnO4 के साथ किया, चल उठा के सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ आई ये? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, चाहे आप KMnO4 से तोड़ो, हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 से, या आप ओजोनोलाइसिस से तोड़ो। डबल बॉन्ड तोड़ने और दोनों के बाद डबल बॉन्ड O चिपका देना है। देन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेट देखिए, डाइन भैया 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपका आइसोलेटेड डाइन, मतलब 2 डबल बॉन्ड के बीच में एटलीस्ट एक sp3 कार्बन तो आना चाहिए, एटलीस्ट एक, और हो तो और भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूर है वो, आपस में काफी दूर है डबल बॉन्ड। ये होती है आपकी कॉन्जुगेटेड डाइन, मतलब कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट है। और एक होती है फिर क्यूमुलेटेड डाइन। दिस इज क्यूमुलेटेड। ये बड़ी अनस्टेबल होती है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो सबसे स्टेबल इनमें से कौन सा है? कॉन्जुगेटेड, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रही है, कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा हो। तो बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन में जब आप कुछ ऐड करते हो तो 2 तरह की एडिशन होती है, 1,2 और 1,4। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो इसमें ये अगर हम 4 पोजीशन मार्क कर लें ना, 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर जो मैं ऐड कर रहा हूँ HCl, ये बस 1 और 2 वाला डबल बॉन्ड इसके क्रॉस ऐड हो जाए, उसको बोलेंगे 1,2 एडिशन। मतलब एक पाई बॉन्ड के क्रॉस वो ऐड हो गया, दैट्स इट, दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए। बट अगर ऐसा हो कि H लगे यहाँ पे, Cl लगे यहाँ पे, मतलब एक 1 पे ऐड हो रहा है, एक 4 पे जाके ऐड हो रहा है, ऐसा, दैट इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, क्यों होता है ये, कैसे होता है ये, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी यहाँ पर क्या कहानी है। तो अच्छा, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन भी है। वैसे कितना समय हो गया है? अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। अपने को एल्काइंस भी करना है। चलो एक काम करते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन के ऊपर आप लोग एक बार पढ़ो, ठीक है, कि 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन, एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल वाला पार्ट होता है और इसका काइनेटिक कंट्रोल वाला पार्ट होता है। कब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल लगता है, कब काइनेटिक लगता है, और क्यों लगता है, इंटरमीडिएट क्या बना, ठीक है, वो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, मतलब इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है, क्या वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, या मतलब पढ़ना है इसका थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फैक्टर्स का जो कंपैरिजन इनका, वो पढ़ो। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको निपटाएंगे। फिर ये क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन, ये 2, ये 3, ये 4, 5, अच्छा ये वाला तुमने इस तरह का अभी सिमिलरली किया ना, ये 6, और फिर एल्काइंस। तो अगले लेक्चर में फिर हम, ठीक है, एल्काइंस भी उसके बाद करके निपटा देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द DPP। ओके, चलिए, तो आई होप इस लेक्चर में आपको समझ आया। थोड़ा सा लंबा चला गया ये, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर की, तो आई डोंट वांट इट बी कि बहुत ही मतलब एग्जॉस्टिंग हो जाए आपके लिए, है ना, टू मच टू डाइजेस्ट, राइट। चलिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा। अब बैठ के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, जस्ट स्टैंड अप, थोड़ा सा रिलैक्स करो, स्ट्रेच आउट करो, थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो, देन कम बैक एंड स्टडी, है ना। बहुत देर लगातार बैठे रहने से क्या होता है, हमें लगता है कि हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, बट दैट प्रोडक्टिविटी घटती चली जाती है। तो यू नीड टू री एनर्जाइज, फ्रेश होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप शेयरिंग कैनवस क्लासेस, बाय।